CAC 2022 एंड दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मुझे पर्सनली लगता है कि जो हमारा मेन गेम है, मतलब अपार्ट फ्रॉम क्वालिफिकेशन, अगर आप मेरे से पूछो कि द मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ द एग्ज़ाम, दैट इज़ ऑलवेज प्रीलिम्स। क्योंकि मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल है ना। उसके अंदर पता नहीं चलता कि कैसा हमारा आउटलुक रहेगा, क्या हमारा रिजल्ट रहेगा, है ना। बट एक्चुअली में जो हमारी रैंक डिसाइड करता है, जो हमारी सर्विस डिसाइड करता है, वी नो दैट इज़ द मेंस, है ना। क्योंकि मेंस के अंदर अगर हम इतना हाई स्कोर कर लें, क्योंकि इंटरव्यू होता है कि अगर आपका बैड डे है बाई चांस, है ना, कि आपको मार्क्स नहीं मिले, सो उस एक दिन के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ सकते अपना। सो हमें मेंस अपना है जो वो बहुत अच्छे से करना है। सो फॉर मेंस, मुझे लगता है मेंस के अंदर, जैसे आपने भी सुना ही होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी एसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि इन तीनों में से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम ऑप्शनल अपना कंट्रोल कर सकते हैं, एथिक्स और ऐसे तीनों कंट्रोल कर सकते हैं। और मुझे पर्सनली लगता है कि मेरा भी इसलिए ही ज़्यादा अच्छा रैंक आ पाया है इस बार, बिकॉज मेरा ऑप्शनल उतना अच्छा नहीं हुआ जितना मेरे को चाहिए था। सो मेरे जीएस का स्कोर जो रहा था, दैट वाज 446। तो मुझे लगता है दैट रियली हेल्प मी, एंड माई एसए का स्कोर वाज 130। And this year the average score in essay has been 90 to 100. People have been getting 60, 70, 80. So I think 130 is a very decent score this year. तो मुझे लगता है कि essay is something that I can really share my insight on कि कैसे हमें proceed करना चाहिए, है ना। So today's session will be about essay writing. क्या हमारी basic strategy होनी चाहिए, कैसे हमें उसको approach करना चाहिए। And ultimately once we are done with the strategy session, then we will discuss the 2022 paper maybe in the subsequent session, कि उसके अंदर कौन सा मैंने ऐसे चूज़ किया, क्यों मैंने चूज़ किया, उसके अंदर मैंने कैसे इंट्रोडक्शन करी, मैंने क्या लिखा। एंड देन फाइनली वी विल बी डिस्कसिंग 1 और 2 ऑफ माय मॉडल एसेज, है ना, जो मैंने घर पे प्रैक्टिस करे थे कि क्या मेरी अप्रोच उनमें रहती थी। सो आई थिंक दैट विल बी अ मोर क्लियरर पिक्चर कि हमें कैसे करना है ना, रादर देन कि सीधा बताना कि ये ऐसे ऐसे करना होता है, बिकॉज वी ऑल नो कि क्या करना है। बट थोड़ा बहुत अप्रोचेस की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट वन। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द सेशन। सो थोड़े से वो लोग होंगे जिन्होंने मेंस लिखा हुआ है, थोड़े से वो होंगे जो बिल्कुल बिगिन कर रहे हैं अपनी तैयारी। सो दोनों के पर्सपेक्टिव से मैं बातें जो है वो शेयर करूंगा, है ना। सो उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले मैं आपको, चलो फॉर द बिल्कुल ही बिगिनर्स, आई विल टेल यू कि हमारे 2 सेक्शंस होते हैं एसए में। एक होता है सेक्शन ए और दूसरा होता है हमारा सेक्शन बी। दोनों के अंदर हमारे 1 2 3 4 एसेज का चॉइस होता है, ठीक है। और दोनों में से हमें एक एक ऐसे चूज़ करना है, एंड दोनों एसेज की वेटेज है 125 मार्क्स, ठीक है। सो टोटल 250। अब मैं आपको बताता हूँ जीएस का जो हमारा पेपर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मार्क्स फ्लक्चुएट नहीं करते। मे बी किसी के 80 हैं, एक्सट्रीम केसेस में किसी के 110 है, मे बी, है ना। बट एसे इज समथिंग जहाँ पे यू कैन गेट एज लो एज 60 और 70 टू एज हाई एज मे बी 140 145, है ना। तो इतना ज़्यादा 80 मार्क्स का वेरिएशन है, और एक रैंक पे, एक नंबर पे 3 3 4 4 बच्चे हैं। मैं अगर अपना भी बताऊँ ना, तो रैंक 69, रैंक 70 और रैंक 71, हम तीनों के मार्क्स बराबर हैं। सो अगर इतने टॉप रैंक्स पे इतना ज़्यादा एक एक मार्क का वेटेज है, तो फिर नीचे तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऊपर से अगर 80 मार्क्स का गैप है यहाँ पे, इजीली आप इसमें 30 to 40 मार्क्स एक्स्ट्रा खींच लो, तो आपका रैंक बहुत सब्सटैंशियली जंप कर जाएगा। सो दैट इज़ वाई प्रिपेयरिंग फॉर एसे इज़ वेरी इंपेरेटिव। हम इसको इतना लाइटली नहीं ले सकते। हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि जीएस का पेपर अच्छा करना है, एथिक्स का करना है ना। ऑप्शनल में तो हमें 300 प्लस चाहिए ही है, बट एट द सेम टाइम एसए को हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसलिए वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ इससे। सो एसए के अंदर हमारा ना, जब आप स्टार्ट करेंगे, सो एसए इज ऑफ 2 टाइप्स। एक हमारा होता है फिलोसॉफिकल, और एक हमारा होता है टेक्निकल। सो अब होता क्या था कि एक टाइम तक यूपीएससी बहुत ज़्यादा टेक्निकल एसेज पूछता था, फिलोसॉफिकल एसेज वर रेयर, है ना। फिर बीच में एक फेज़ आया जहाँ पे सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, तो सेक्शन ए के अंदर टेक्निकल होते थे और सेक्शन बी में फिलोसॉफिकल, ठीक है। तो हमें था कि दोनों तरह के एसेज हम अच्छे से प्रिपेयर करके जाते थे कि हो जाएगा मैनेज, इसमें कोई इशू नहीं है। बट आजकल क्या ट्रेंड है कि मोरलेस सारे ही एसेज फिलोसॉफिकल है। शायद कोई एक क्वेश्चन टेक्निकल होगा, उसको देख के भी ऐसा लगता है कि यार कहीं फिलोसॉफिकल ना निकले, है ना।
एंड पर्सनली आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि है ना हम लोग वैसे भी फिलोसफिकल एस्से ही लिखें। क्यों लिखें? क्योंकि टेक्निकल एस्से में अगर उसने कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड पूछ लिया, सो वी हैव ओनली लिमिटेड कंटेंट। चलो मान लिया हमारे पास कंटेंट भी बहुत है कि हम लोग पूरे पेजेस भर देंगे एस्से के, बट उसके अंदर एक दिक्कत आती है कि नॉलेज लेवल में यू डोंट नो कि और लोगों को कितना आता है ना। हो सकता है जिसने 5वां मेंस लिख रहा है उसका कंटेंट इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा हो, और जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मेरा इकोनॉमी का कंटेंट उतना ना हो। बट फिलोसफिकल एसेज जो है वो हमें वो फ्रीडम देता है, वो क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने का मौका देता है। उसके अंदर आप जितने मर्जी अपने डायमेंशंस जो है जनरेट करो, है ना, जितना ज़्यादा उसको आप ब्रॉड और वास्ट रखना चाहते हो आप रखो। सो वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। सो आई पर्सनली ऑलवेज प्रेफर फिलोसफिकल एसेज, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो प्रिपेयर टेक्निकल एसेज, क्योंकि पता नहीं होता कि है ना टेक्निकल एसे कभी आ जाए, बाई चांस यूपीएससी ने चेंज कर दिया पैटर्न, दोनों ही टेक्निकल डाल दिए, सो यू नेवर नो। बट एट द सेम टाइम आर मोर फोकस विल बी ऑन फिलोसफिकल एसेज, क्योंकि टेक्निकल एसेज आप उसकी अप्रोच देख के अपने नॉलेज बेस पे लिख ही लोगे। इट इज़ द फिलोसफिकल एसेज दैट कॉज ट्रबल। ठीक है, सो ये था। सो फिलोसफिकल एसे हम लोग अब कैसे इसको हम लोग डाइसेक्ट करते हैं थोड़ा सा। सो होता क्या है, सबसे पहले हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अब हमें पता है कि वी हैव इंट्रोडक्शन, वी हैव बॉडी एंड वी हैव कंक्लूजन, है ना। जैसे जीएस का आंसर होता है, बट एसे इज नॉट अ जीएस आंसर। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, है ना, जिससे कि वो हमारा ठीक हो सकता है। सो इंट्रोडक्शन के हमारे 3 तरीके होते हैं। एक हमारा होता है कि हम लोग स्टार्ट करें अपना एसे एक एनेक्डोट से या फिर एक स्टोरी से, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग। दूसरा है कि वी स्टार्ट ऑफ विद फैक्ट्स एंड फिगर्स प्लस कोई डेफिनेशन उसकी कि ग्लोबलाइजेशन का कुछ है, हमने वहाँ से कुछ शुरू कर दिया, ठीक है। थर्ड अप्रोच इज वी यूज अ पोएम स्लैश अ कोट। सो इन तीनों स्ट्रेटजीज में से मैं पर्सनली कौन सी प्रेफर करता था? फर्स्ट वाली, एनेक्डोट स्लैश स्टोरी। क्योंकि अगर एक स्टोरी बिल्ड हो रही है ना हमारी, तो एग्जामिनर इज रियली मोर इंटरेस्टेड कि वो आपका इससे पूरा पढ़ेगा और अच्छे से पढ़ेगा, ठीक है। बिकॉज अगर आपका स्टार्टिंग में फैक्ट, ये वाला तो हम अवॉइड ही करेंगे क्योंकि ये जनरली जीएस आंसर के लिए यूज होता है, तो फैक्ट एंड फिगर प्लस डेफिनेशन वाला उतना रेलेवेंट नहीं है यहाँ पे, है ना। वी विल सेव दैट फॉर द जीएस पार्ट। एट द सेम टाइम यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद अ पोएम और अ कोट, बट मैं क्या करता था कि मैं पोएम और कोट से अपना ऐसे कंक्लूड कर देता था रादर देन स्टार्टिंग इट विद इट, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है कि आपने अपना, ये आपका पेज है पहला, आपने यहाँ पे लिख तो दिया ज़रूर, है ना, अपना कोट वगैरह ऐसे ऐसे करके, फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपना लिखना शुरू कर दिया। फिर आप अगर डेफिनेशन फैक्ट्स फिगर्स करोगे तो वो फ़ायदा नहीं है। आप इसके बाद क्या करोगे, आप इसमें भी हमेशा फिर अपना स्टोरी टाइप ही बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो इफ़ यू आर वेरी कीन ऑन राइटिंग अ पोएम, ठीक है। सो ये हमारे 3 अप्रोचेस हैं। अब एनेक्डोट स्टोरी हम लोग, अब आप पूछो कि इसके लिए मटीरियल कहाँ से आएगा और कौन सी स्टोरी होनी चाहिए वो। सो एनेक्डोट स्टोरी का बहुत सिंपल है, आप क्या कर सकते हो, अपनी लाइफ का एग्जाम्पल भी यूज़ कर सकते हो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट शुड नॉट बी वेरी पर्सनल, ठीक है। उसके अलावा मैं पर्सनली क्या करता था, जब एथिक्स का मेरा पेपर था तो उसके लिए मैंने बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल याद करे हुए थे। जैसे आईएएस आर्मस्ट्रॉन्ग पामे सर हो गए, आईएएस स्मिता सबरवाल मैम हो गए, है ना, प्रशांत नायर सर हो गए। तो ये सारे जो है मैंने एग्जाम्पल्स याद करे हुए थे अच्छे से। तो मैं क्या करता था कि अपनी काफ़ी एसेज की बिगिनिंग जो है मैं इन्हीं एनेक्डोट से कर लेता होता था, है ना। तो कई बार मुझे लगता था कि नहीं यार, ये तो बहुत मतलब कॉमन हो गए हैं एग्जाम्पल्स, तो इनको इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे। सो मैं क्या करता था कई बार कि कोई करंट अफेयर्स उठा लिया मैंने कहीं से, और उसकी मैंने थोड़ी सी फिक्शनल स्टोरी प्लस जो एक्चुअल करंट अफेयर है उसको मिक्स करके अपना स्टोरी स्टार्ट कर दिया। सो ये मैं आपको एग्जाम्पल बड़े अच्छे से बताता हूँ जब मैं अपना 2022 वाला पेपर डिस्कस करूँगा कि हाउ आई वेंट अबाउट इट, क्या मैंने स्टोरी लिखी थी स्टार्टिंग में एंड व्हाट हैपेंड देयर एक्चुअली, ठीक है। सो फैक्ट्स एंड फिगर्स वाला नहीं करेंगे, पोएम स्लैश कोट वी कैन यूज इट। तो ये वाला बात हमारा इंट्रोडक्शन का होता है एंड हाउ टू कलेक्ट फैक्ट्स एंड फिगर। तो उसके लिए आप कुछ भी करो, आप टॉपर्स के एसेज पढ़ो, उनके स्टार्टिंग की स्टोरीज आप पढ़ो क्या लिख रहे हैं वो, उनके पेपर्स में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, कई बार वो एग्जाम्पल्स भी यूज़ करो, कोई कॉपीराइट तो होता नहीं एग्जाम्पल्स पे, है ना। उसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, आप अपना जो भी आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो, तो जैसे प्री और मेंस के बीच में न्यूज़पेपर रीड करता था, ठीक है। सो उस टाइम पे न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, कोई अच्छा एग्जाम्पल आ गया, बेस्ट है नेट पे सर्च कर लो, एग्जाम्पल ऑफ सिविल सर्वेंट विद इंटेग्रिटी, एग्जाम्पल ऑफ डॉक्टर विद ऑनेस्टी, ऐसे करके आप एग्जाम्पल्स डालो तो वो भी बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। सो ये हमारा रहेगा एनेक्डोट स्लैश स्टोरी वाला पार्ट। फिर ये हमारा ओवरऑल हो गया। सो एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा ऐसे स्टार्ट करने से पहले, ऑन द डे ऑफ द एग्जाम क्या करना है बिफोर वी डिस्कस द बॉडी, ठीक है।
अब होता क्या है, ये हमारा एसे की शीट नंबर 1 है, एसे की शीट नंबर 2 है, ठीक है। आपने अपना एसे का हेडिंग लिखा है यहाँ पे और आपने अपना अंडरलाइन करा उसको अच्छे से आपने, और आपने अपना एसे स्टार्ट करा। अब जब हम कई बार मॉक टेस्ट देते हैं ना कहीं इंस्टीट्यूट पे, तो उसके अंदर एसे में होते हैं 14 पेजेस, 15 पेजेस, है ना। कई बार थोड़े से ज़्यादा नैरो शीट्स देते हैं, वो तो ज़्यादा पेज दे देते हैं कि चलो बच्चा एक्सप्रेस कर ले खुल के अपने आप को। सो उसमें क्या होता है कि हमें आदत होती है कि यार 14-15 पेज होंगे, तो हम लोग पर फाइनल यूपीएससी में मैं आपको बता दूं कि 12 पेजेस होते हैं। इट कैन वेरी, सो ऑलवेज बिफोर यू स्टार्ट ऑफ विद दैट ऑलवेज काउंट कि कितने पेजेस हैं हमारे पेपर में, एंड देन वी विल प्रोसीड, ठीक है। सो ये है, तो हमारे 12 पेजेस होते हैं। तो काफ़ी बार ऐसा हुआ कि मेरा कोई फ्रेंड है, अगर वो ऐसे का पेपर लिख रहा है, फाइनल यूपीएससी में हुआ कि उसने कहा कि चलो ठीक है, स्टार्टिंग का पेज इंट्रोडक्शन वाला हो गया, एनेक्डोट वाला, अगले पेज से हम अपने चैलेंजेस स्टार्ट करते हैं। तो 7 पेज की चैलेंजेस लिखेंगे, है ना, 7 पेज की सोल्यूशंस लिखेंगे। तो क्या हुआ कि वो 8th पेज तक पहुंचा है, उसने कहा कि चलो अब लेट्स, है ना, स्टार्ट ऑफ विद द सॉल्यूशंस, अपना सेकंड पार्ट ऑफ इससे, बट देखा पेज 4 ही रह गए। सो बड़ा हरिडली खत्म हुआ है और वो कंप्लीशन नहीं आई ऐसे में, थोड़ा पार्ट कंक्लूजन के लिए भी टाइम जगह छोड़नी होती है, तो वो ऐसे उतना अच्छा आया नहीं, तो मार्क्स भी उतने अच्छे नहीं आए, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज काउंट योर पेजेस। कैसे करना है उसको डिवाइड करो अप्रोप्रिएटली, है ना, कि इतने पेजेस तक चैलेंजेस चलेगा, इतने तक सोल्यूशंस चलेगा, वहाँ चाहे एक छोटी सी मार्किंग भी लगा लो कि कई बार फ्लो में चलते चलते आइडिया नहीं लगता है, ठीक है। एक ये बात हो गई। और दूसरी है, जब आप अपना एसे लिखने लगो उससे पहले, है ना, वी हैव टू सिलेक्ट द टॉपिक, ठीक है। अब सिलेक्शन ऑफ टॉपिक के ऊपर भी मैं बात करता हूँ। आपके पास 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये टॉपिक आपको नहीं अच्छा लगा, ये टॉपिक आपको लगा कि मे बी मैं लिख सकता हूँ, ये लगा हाँ यार इस पे तो कुछ कुछ आता ही है, ये वाला आपने कहा कि हाँ यार ये तो बड़ा ईजी है, ठीक है। अब ये वाला जो सबसे ईजी वाला है, आप बोलोगे यार ये तो इतना ईजी है कि सब लोग इसी पे लिखेंगे, है ना। तो आप बोलोगे कि नहीं यार फिर मैं ये वाला नहीं लिखता, मैं इसकी जगह इस वाले पे लिख लेता हूँ, चाहे आपको मटेरियल उसके ऊपर कम पता है ना। तो अगर आपको उस पर मटेरियल कम पता है तो आपका एस्से की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो मैं पर्सनली क्या करता था कि कोई बात नहीं, ज़्यादा बच्चों को लिखने दो, क्योंकि यूपीएससी ने हमें ऑप्शन दिया है कि यू शुड राइट द एस्से एक टॉपिक पे जिस पे आपको सबसे ज़्यादा आता है। उसने ये नहीं बोला कि कभी भी कि जो सबसे कम लोग लिख रहे हैं उस पर लिखो कि ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर एस्से की क्वालिटी तब भी पुअर है तब भी कम मार्क्स मिलेंगे, और एस्से की क्वालिटी यहाँ अच्छी है अच्छे टॉपिक में तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो है ना, कभी ये मत सोचना कि इस पे ज़्यादा लोग लिख रहे हैं तो कम मार्क्स मिलेंगे, जब बल्कि मैंने भी दोनों एसेस वही लिखे थे जो सबसे इजी टॉपिक्स थे और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है पक्का, और मैंने बाद में असेस भी करा तो सबसे ज़्यादा लोगों ने भी उसी पे लिखा हुआ था, ठीक है। सो ये वाली बात हो जाती है। तो ऑलवेज चूज दिस टॉपिक, सो दिस इज अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, ठीक है। एंड बिफोर बिगिनिंग द एसे, लास्ट में आपको 2 रफ शीट्स मिलती हैं एसे के बाद। सो हमने, और दूसरा है कि आपने चलो सेक्शन ए का टॉपिक अपना चूज कर लिया कि ये वाला है, अब साथ ही साथ आप सेक्शन बी का भी टॉपिक चूज कर लेना। उसका क्या बेनिफिट है मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब ऐसे आप पहला लिखना स्टार्ट करने लगे। अब हमारे एस्से के अंदर मैंने बताया आपको 12 पेजेस है, ठीक है। दूसरे एस्से के भी 12 है, टोटल 24 पेजेस हैं। अगर मैं आपको जीएस का पेपर बताऊं तो जीएस के पेपर में 50 पेजेस होते हैं, एथिक्स में तो 51 भी होते हैं, ठीक है। तो फिर ऑलमोस्ट एस्से का पेपर इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ अ टिपिकल जीएस पेपर। प्लस इसके अंदर आपको ऐसा भी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में आपको शफल करना पड़ रहा है, शिफ्ट करना पड़ रहा है ना, तो वो दिक्कत आ जाती है जीएस में, पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपका फ्लो ऑफ थॉट चलता ही रहता है। तो इसलिए यू हैव टाइम, रिमेंबर एस्से में टाइम बहुत होता है। सो इसके अंदर हमने क्या करना है, पहले 10 से 15 मिनट या 10 से 12 मिनट हमने लगाने हैं, एस्से को करना है ब्रेनस्टॉर्म। कैसे, यहाँ बीच में एस्से का टॉपिक लिख दिया रफ शीट पे, अपने यहाँ पे आपने पॉइंट जनरेशन करना शुरू कर दिया। अब पॉइंट जनरेशन का भी मैं बताता हूँ डायमेंशंस वाले पार्ट में। आपने ये करा कि हाँ यार यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल लिखना है, यहाँ ये एग्जाम्पल लिखूंगा, हाँ इसके अंदर ये 4 पॉइंट लिखूंगा। तो ऐसे करके आपने अपने पूरा एस्से ब्रेनस्टॉर्म कर लिया। नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू राइट योर एस्से, तो पहले 2-3 पेज आपको याद है, उसके बाद यू कम बैक, यू रेफर टू दिस, अच्छा हाँ ये वाला कवर कर लिया, ठीक है अब ये वाला लिखते हैं, तो फिर आप वो वाला लिखोगे। तो ऐसे करके आपको साथ ही साथ कोई नया पॉइंट आ गया, अरे यार हाँ इसमें ये वाला लिख देता हूँ मैं एनवायरनमेंट में, है ना। तो ऐसे करके हम लोग अपना जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम पहले 10 से 12 मिनट लगाएंगे। उससे हमारा क्या है, एस्से जो है वो हमें काफ़ी कंफर्टेबली टाइम से खत्म हो जाएगा, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, प्लस हमारा जो एस्से है वो एक फ्लो ऑफ थॉट्स में चलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमने पहले ही सिस्टमैटिकली अप्रोच करके चलना है, हमने हैपोथेटिकली नहीं कि ऐसे स्टार्ट करना शुरू कर दिया और देखेंगे कहाँ तक पहुँचते हैं, नहीं, पूरा प्लान करके प्रॉपरली ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो 10 से 15 मिनट लगाए। अब मैंने आपको बताया था कि दूसरा ऐसे भी हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे। उसका क्या बेनिफिट है, उसका बेनिफिट है कि जब आप इस वाले की ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो ना यहाँ पे कि क्या क्या करना है, तो
तो ऑटोमेटिकली आप अपने दूसरे एस्से के लिए भी ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट हो जाती है माइंड में। और आपने अगर यहाँ सोच लिया था कि यार मेरे पास यहाँ पे 3 एग्जाम्पल थे इस डायमेंशन के, तो आप बोलोगे नहीं यार ये वाला एग्जाम्पल ना इससे बेटर इस एस्से में लग रहा है, तो आप अपने एग्जाम्पल्स पेयर करना शुरू कर दोगे। बिकॉज व्हाट जनरली हैपेंस इज कि हम अपने पहले एस्से में अपना सारा कंटेंट जो है एग्जॉस्ट कर देते हैं, दूसरे एस्से तक हमारे पास कंटेंट इतना बचता नहीं है, तो दूसरे एस्से की क्वालिटी थोड़ी सी सफ़र कर जाती है। तो इसलिए पहले दोनों टॉपिक सेलेक्ट कर लो कि ताकि आप जो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो इसकी, उसका बेनिफिट यहाँ पे भी हो जाए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमने अपना दोनों एस्से का कंटेंट जो है वो रिपीट नहीं करना है। ठीक है, सो ये एक दूसरा मेन चीज़ है जो मुझे लगता है कि हमें पेपर स्टार्ट करने से पहले ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम क्या करना है। ठीक है, नाउ अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बॉडी के बारे में कि है ना बॉडी को हमने कैसे अपना डिफाइन करना है, कैसे आगे चलना है। सो बॉडी जो है ऐसे की वो भी हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका है डायमेंशंस, अब पर्सनली मैं जब डायमेंशंस करता था तो मेरी अप्रोच रहती थी ये प्लीज़ ध्यान में रखना, आपने सुना होगा मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेटेड है पेस्टल वर्जन का, पेस्ट जेम एच। ठीक है, इसके अंदर क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, जोग्राफिकल, इन्वायरमेंटल, मॉरल स्लैश एथिकल और हिस्टोरिकल। ठीक है, तो ये सारे डायमेंशंस मेरे सामने हैं। अब जब मैंने आपको बताया कि हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं ना, तो हम लोग यही कर रहे हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल में क्या लिखूंगा, इसमें 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 और इसमें। अब इसके अंदर सब पॉइंट्स आ रहे हैं, इसके प्रोज बता रहा हूँ, इसके कॉन्स बता रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ। तो ये मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूँ पहले इससे के जो 10 से 12 मिनट है। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल एंड हाईली यूजफुल ऑल्सो, मैं आपको कहूँगा। ठीक है, फिर ये डायमेंशंस है। देन इसमें वी हैव द क्रोनोलॉजिकल अप्रोच। जिसके अंदर हमारा आ जाता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब इसके अंदर क्या है कि हम लोग ना अपना ऐसे क्रोनोलॉजिकली भी बिल्ड करके स्टार्ट कर सकते हैं कि पहले पुरानी बातें बता रहे हैं, फिर कंटेम्प्रेरी बता रहे हैं, फिर फ्यूचर में क्या होगा उसकी तरफ बता रहे हैं। ठीक है, दूसरी अप्रोच ये हो गई है। तीसरा है पर्सपेक्टिव बेस्ड। इंडिविजुअल लेवल पे है ना, सोसाइटल लेवल पे और नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, तो ये तीसरी अप्रोच हो गई। और चौथी अप्रोच है हमारी प्रो कॉन वाली, कि प्रोज और कॉन्स हम बताएंगे, या पहले पार्ट में हम ऐसे के चैलेंजेस डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग ऐसे के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। सो ओवरऑल ये हमारी 4 अप्रोचेस रहती हैं ऐसे की बॉडी के बारे में कि हमने कैसे उस पर काम करना है। सो मैं पर्सनली अगर बताऊं कि क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी मेरी रही थी, वो थी कि मैं हमेशा इस वाली स्ट्रैटेजी में खेलता था कि डायमेंशंस हमने जितना ज़्यादा जनरेट करने हैं उससे जो है ऐसे मोनोटोनस नहीं लगता, थोड़ा लाइवली सा रखता है और बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स जो है वो इंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, सो डायमेंशंस वाली गेम में सबसे ज़्यादा करता था, बट उसके अंदर मेन चीज़ है कि कई डायमेंशंस, जैसे हमारा हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल डायमेंशंस के अंदर ही हमने क्रोनोलॉजिकल स्ट्रैटेजी लगा दी। पहले पास्ट की बात कर रहे हैं, फिर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि अभी वाले कॉन्टेक्स्ट में क्या चल रहा है, फिर फ्यूचर में कि हिस्ट्री से हमने क्या एग्जाम्पल सीख के आगे बढ़ना है, या इन्वायरमेंट में पहले ऐसा होता था अब ऐसा होता है, बाद में ऐसा होएगा, है ना। सो ये वाली अप्रोच हम इसमें इनकलकेट कर लेंगे। दूसरा है पर्सपेक्टिव बेस्ड। तो पर्सपेक्टिव बेस्ड को भी हम लोग डायमेंशंस में इनकलकेट कर सकते हैं। अब कई डायमेंशंस है, उसके पास आपके पास पॉइंट नहीं होगा। अब जैसे मेरे को अगर एस्से में एथिकल डायमेंशन यूज़ करना है, चलो मैं आपको एग्जांपल दे ही देता हूँ। इस बार का एस्से था द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज शाइनिंग। तो इसका मतलब है कि हमें हमेशा प्रोएक्टिव काम करना चाहिए कि उससे पहले दिक्कत आए हम पहले ही अपना प्रबंध करके रखें कि बाद में दिक्कत ना आए। सो इसमें अब एथिकल डायमेंशन मैंने अपना देखा है, मैंने कहा यार एथिकल डायमेंशन तो मुश्किल है इसके अंदर बनाना, तो मैंने पर्सपेक्टिव बेस्ड जो है वो स्टार्ट किया कि हम इंडिविजुअल लेवल पे काम करेंगे। कि जैसे मैंने इसके अंदर स्टेटमेंट लिखी कि टिल द टाइम है ना द सन ऑफ एथिक्स इज शाइनिंग ब्राइट ऑन अस, है ना, वी शुड करेक्ट आवर इनर मॉरल कंपस सो दैट जो डार्कनेस ऑफ कलयुग, जो अनएथिकल कलयुग कल आएगा, उससे हम लोग बच जाएं। तो इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम लोग अपने एथिक्स जो है, इनर मॉरल कंपस को हम लोग सेट करें राइट, तो हमारा अल्टीमेटली ठीक हो जाएगा। और जब तक एथिकल सन शाइन कर रहा है, जो हमने बोला, तब तक हम लोग जो रूफ है एथिक्स की उसको रिपेयर कर सकते हैं, तो हमारे पूरे ह्यूमन काइंड के लिए भी अच्छा है ना। सो ये वाला मैंने यहाँ से उठाया कि चल इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से उठा के हम लोग एथिक्स का डायमेंशन डाल देते हैं।
सो ऐसे हैज टू बी अ मिक्स एंड मैच ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ प्रोज कॉन्स वाला है ना। सो जो डायमेंशंस है, अब हम हर डायमेंशन की जब ब्रेनस्टॉर्म करेंगे ना, हम प्रोज भी ढूंढेंगे और कॉन्स भी ढूंढेंगे। यू हैव टू रिमेंबर दैट द चैलेंजेस दैट यू आर पोजिंग शुड बी लेस देन द सोल्यूशंस। तो मैं पर्सनली क्या करता था कि अगर ऐसे हमारा 12 पेज का है ना, तो पहला 1.5 पेज तो इंट्रोडक्शन हो गया, है ना। उसके बाद मैं ट्राई करता था कि 4.5 पेज चैलेंजेस चले, है ना। कितने हो गए, 6 पेज हो गए। अगले 5 पेज सोल्यूशन चलेंगे। अगर मैंने चैलेंजेस के लिए 4 या 4.25 पेज लिए हैं तो सोल्यूशंस 5 पेज चलेगा। और लास्ट वाला जो होगा पेज, वो थोड़ा समराइजिंग प्लस कंक्लूजन विद अ वे फॉरवर्ड टाइप्स, है ना। तो ये वाली बात रहती है। सो बॉडी इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि, और ये उसके हमारे लिए सारे डायमेंशंस हैं। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसको आप प्लीज़ नोट कर लेना कि हमने कैसे प्रोसीड करना है। अगेन ये सारी चीज़ें हैं जो किसी बुक में नहीं मिलेंगी कि कैसे अप्रोच को करना है या कैसे करना है। तो ये पर्सनली मैंने खुद ही डिवाइस किया था कि मैंने अपना ऐसे कैसे प्रोसीड करना है। एंड अगेन यू डोंट हैव टू बी वेरी लिमिटेड कि यार ये वाली अप्रोच यूज़ करूँगा या ये वाली करूँगा। इट हैज़ टू बी अ मिक्स एंड मैच, इट हैज़ टू बी वेरी क्रिएटिव, इट हैज़ टू बी फ्रेश, है ना। तो ये हमारा होना चाहिए। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि वी हैव टू सप्लीमेंट विद एग्जाम्पल्स। अब लोग बोलते हैं कि हमें सिविल सर्वेंट्स की एग्जाम्पल ऐसे ओपनली यूज़ कर लेनी चाहिए। भाई मैं तो पर्सनली बोलता हूँ कर सकते हैं, मैंने यूज़ करे, मार्क्स आए हैं, और यूज़ क्यों नहीं करें। वो पब्लिक के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। उनका न्यूज़पेपर में भी नाम आता है। उनको अगर हमने उनसे कुछ सीखा है, उनसे कुछ इनकलकेट किया है, फ्यूचर में उनको एम्यूलेट करना चाहते हैं, हमारे रोल मॉडल्स है, तो हम बिल्कुल पेपर में उनको मेंशन कर सकते हैं। सो मुझे पर्सनली ये लगता है, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू विद दैट। इनफैक्ट इस साल एथिक्स के पेपर में उन्होंने बोल ही दिया था, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स ऑफ रेलेवेंट सिविल सर्वेंट्स। तो दैट मीन्स दैट द डिमांड ऑफ द पेपर इज दैट यू कोट सिविल सर्वेंट्स। दे वुड नो, दे शुड नो कि आपने रिसर्च करी हुई है, यू नो सिविल सर्वेंट्स हु हैव डन गुड, एंड आप उससे सीख रहे हो, ठीक है। तो ये वाली बात है हमारी मेन। है ना। सो मैं आपको बता रहा था कि ये हमारा बॉडी का टेम्पलेट था कि कैसे कैसे हमने अप्रोच करना चाहिए उसको, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगला पार्ट आ जाता है कंक्लूजन का। चलो कंक्लूजन से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमने एक हमारा एवरेज पेज ऑफ एन एसे कैसा दिखना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे आपने एसे का अपना टाइटल लिख दिया है, यू कैन इंक्लोज इट इन अ बॉक्स एंड यू कैन राइट इट एंड अंडरलाइन इट, डू वट एवर, शुड बी नीट, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक पहले 1.5 पेज तक आपका स्टार्टिंग का एनेक्डोट चल रहा है। फिर इसके बाद आपने एनेक्डोट से लिंक करके अपने एसे के टाइटल को डिस्क्राइब कर दिया एंड यू हैव स्टार्टेड प्रोसीडिंग विद द डायमेंशंस। नाउ दिस इज योर फर्स्ट पेज, जहाँ पे हम बोलेंगे एक्चुअल एसे जो हमारा बॉडी वाला पार्ट आ रहा है, उसके अंदर हमारा पेज जो है वो 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए। इसको मैंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए बॉक्स बनाया, हमने वहाँ कोई बॉक्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे आपने स्टार्ट किया, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से आपने किया। सो इट शुड बी 3 पैराग्राफ्स इन जनरल। इट इज़ नॉट अ रूल, कैन बी 4, बट इट शुड नॉट बी वन सिंगल थिंग, है ना, रनिंग थ्रू आउट द पेज, उतना मज़ा नहीं आएगा। इट शुड बी फिल्ड विद एग्जाम्पल्स, फिल्ड विद एग्जाम्पल्स, फिल्ड विद एग्जाम्पल्स, तो है ना, बहुत अच्छा लिखेगा, दूर से दिखेगा और थोड़ा स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिक से दिखेगा, ठीक है। सो ये हमारा है जो एसे का कैसे दिखना चाहिए, हमारे बॉडी एसे का। सो उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं, हम बात करते हैं कंक्लूजन की कि कंक्लूजन कैसे करें एक एसे का, ठीक है। सो कंक्लूजन के लिए एक बहुत इंपेरेटिव चीज़ है कि अब इसके भी मल्टीपल तरीके होते हैं। अब मैं पर्सनली क्या करता था कि जो स्टार्टिंग में हमने, जैसे मैंने बताया ना, ये मैंने यहाँ स्टार्टिंग में एनेक्डोट लिखा था, अब मैं लास्ट पेज पे ऐसे के पहुँच गया हूँ, 12th पेज पे। हो सकता है एग्जामिनर को मेरे स्टार्टिंग वाला किस्सा याद ही ना हो, तो मैं जो कंक्लूजन है उसके अंदर जो एनेक्डोट जिससे मैंने स्टार्ट किया था उसका मैं रेफरेंस यहाँ पे डाल देता हूँ। अब उसका मैं अगर रेफरेंस यहाँ पे डालूंगा तो उसका क्या फ़ायदा है कि जब रेफरेंस मैंने यहाँ पे डाल दिया है तो उसको एकदम से पूरा ऐसे दिमाग में घूम गया है ना। तो उसको भी रियलाइज़ हुआ कि अच्छा हाँ, इसने पहले ये लिखा था, फिर बीच के कुछ उससे डायमेंशंस भी याद आ जाएंगे, है ना। सो वो फिर उसको अच्छा लगेगा कि ऐसे ऐसे करके बात है। तो इसलिए हम लोग जो है एनेक्डोट्स जो है वो हम लोग स्टार्टिंग वाले एंड में डाला करेंगे थोड़ा सा, कि जैसे अगर मैंने स्टार्ट किया डॉक्टर रवि कनन के एग्जाम्पल से, फिर मैं बोलूँगा वी शुड स्ट्राइव टू लर्न फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ पद्मश्री डॉक्टर रवि कनन, है ना, जिन्होंने ये किया था और उससे हमें ये सब सीखना चाहिए। तो उसके दिमाग में आएगा हाँ यार, इसने रवि कनन से स्टार्ट किया था, और उसको एक होलसम सी फीलिंग आएगी कि द एसे हैज़ कम अ फुल सर्कल,
ठीक है, सो दैट रियली हेल्प्स। सो है ना, तो मैं आपको बता रहा था कि हमारी जैसे एनेक्डोट बेस्ड एंडिंग होगी एक जो हम मेंशन करेंगे, है ना, फिर इट कैन बी अ वे फॉरवर्ड, एंड इन वे फॉरवर्ड वी विल ट्राई जितना मर्जी पॉसिबल है हम इंडिया को माइंड में रख के करें, है ना। इंटरनेशनल क्या है उसका सिग्निफिकेंस ऐसे के टाइटल का थोड़ा सा उस मैक्रोस्कोपिक जो होना चाहिए कि थोड़े ब्रॉडर स्केल की बात करें, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, है ना, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, एंड थोड़ा सा सोल्यूशन बेस्ड होना चाहिए। You can also link it with the current affair if you want. And apart from that, quote, ये मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, quote / poem is the way to go. अब मेरा क्या हुआ था कि मेरा ऐसे का लास्ट पेज है ना, मैं उस दिन घड़ी भूल गया था और मेरी क्लास में क्लॉक नहीं थी, तो टीचर जो थे क्लास में वो टाइम बता रहे थे, बट थोड़ा थोड़ा लग रहा था यार कहीं आगे पीछे ना हो जाए टाइम कम ज़्यादा, तो इसलिए मेरा ऐसे जब मैंने करा तो मेरा ऐसे 20 मिनट्स पहले ख़त्म हो गए दोनों, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ यार ज़्यादा जल्दी लिख दिए, थोड़ा और टाइम लगा लेता, बट कोई बात नहीं, ख़त्म हो गए। सो मेरा फर्स्ट ऐसे, तो मैं ऐसे भी आपने ट्राई करना कि 12 पेज है तो पूरा नीचे तक हम भर के आएंगे, 12 के 12 पेज, है ना, हमने मौका नहीं देना उनको कि मेरे को जगह कम थी मैं तभी इतना लिखा है, वरना तो मैं और भी लिख सकता था ऐसे को, मैं ज़्यादा एक्स्ट्रापोलेट भी कर सकता था, ठीक है, बट हमने इतने में एक है ना कंसोलिडेटेड सा ऐसे लिख के दे दिया है। सो नाउ हमारा जो है, अब मैंने आपको बताया 20 मिनट्स पहले हो गया था, सो मेरा ऐसे ख़त्म हो गया था यहाँ पे, मेरे पास इतनी जगह बच गई थी, तो अब मैंने कहा यार इसका जगह का क्या करें, है ना। सो मैंने यहाँ पे ऐसे ही एक 4 लाइन की पोएम लिख दी, 1 2 3 4, और यहाँ पे ख़त्म कर दिया। सो नाउ इट कुड हैव बैकफायर्ड कि भाई उन्हें लगे कि यार पोएम क्यों लिख दी एंड में, या खुद से पोएम बना दी है तो इमेच्योर है या कुछ है, बट इट वर्कड आउट। सो मुझे लगता है कि वो यूपीएससी जो है इट रिवॉर्ड्स क्रिएटिविटी, सो यू कैन बी क्रिएटिव, है ना। यू माइट नॉट बी अ पोएट, बट आप इतनी तो लाइन लिख सकते हो ना कि आपने कोई कोई लाइन लिख दी एस्से से रिलेटेड ही, द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग, है ना, तो रूफ शुड बी रिपेयर्ड अनलेस देयर इज सॉरो, है ना, बाद में वरना सॉरो हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, सेकंड लाइन में आपने देख लेना हाँ टुमारो राइम कर रहा है इससे, फिर सिमिलरली थर्ड लाइन बना दी कोई वर्ड और उससे राइमिंग वर्ड देख लिया। अब टुमारो को मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करके पीछे लाइन फिल कर दूंगा, तो इट शुड बी राइमिंग पोएम। मुझे लगता है थोड़ा सा पढ़ने वाले को भी लगता है कि हाँ यार थोड़ा सा बेटर है ना। सो ओवरऑल मैंने ऐसी एक 4 लाइन की पोएम बना दी थी एंड इट वर्कड आउट फॉर मी। वरना यू कैन ऑलवेज एंड इट विद अ कोट, है ना, लिख दो नीचे किसका कोट है ये, सो दैट वर्क्स आउट। यहाँ पे लिख दो मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर या महात्मा गांधी जी या फिर नेल्सन मंडेला, तो ऐसे करके आप कोट अपना कोट से भी एंड कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो पावरफुल वे टू एंड योर एसे। सो द कंक्लूजन का जो हमारा पेज होगा, है ना, उसके अंदर थोड़ा सा हमारा स्टार्टिंग में एनेक्डोट के साथ लिंक करके समराइज किया जाएगा इससे को, then there would be the way forward, then it should be macroscopic, optimistic, solution based, current affair based, and end में quote/poem. So this is the way how we will end our essay, ठीक है। अब मैं 2-3 और इम्पॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। सब हेडिंग्स के बारे में लोग पूछते हैं, शुड वी मेक सब हेडिंग्स, आर सब हेडिंग्स गुड, आपने बनाई थी। तो सब हेडिंग्स का ऐसे है कि मेरे को पर्सनली मेरा प्लान था कि एक ऐसे में बनाऊंगा, एक ऐसे में नहीं बनाऊंगा सब हेडिंग्स, है ना। सो उसके अंदर क्या था कि जब मैंने सोचा था कि टेक्निकल ऐसे जो आएगा उसके अंदर मैं सब हेडिंग्स बनाऊंगा, बिकॉज दैट इज ईजियर, है ना। एग्जामिनर ऑल्सो नोज कि इसने इसी सब हेडिंग में लिखा हुआ और इसने अच्छे से वेल डिमार्केट करा हुआ है। सो प्लान था कि ऐसे चल रहा है, ऐसे बीच में सब हेडिंग बना दूंगा ये और फिर मैं लिखना स्टार्ट कर दूंगा, है ना। ब्लैक पेन से सब हेडिंग्स लिख दूंगा, उसके बाद नीचे लिखना शुरू करूंगा। बट फाइनल पेपर में पहुंचा, दोनों फिलोसफिकल से ही एसेस थे। मैं फिलोसफिकल एसेस में भी हेडिंग बना सकता था, पर मेरे को उतने अच्छे सब हेडिंग्स बने नहीं वहाँ पे, तो इतना रेलिवेंट सा लगा नहीं। तो मैंने कहा चलो लेट इट बी, जैसा फ्लो चल रहा है ना वैसे ही चलने देते हैं। तो मैंने सब हेडिंग्स नहीं बनाए जहाँ मुझे, क्योंकि लग रहा था कि यार कहीं फ्लो ऑफ थॉट इसमें ब्रेक ना हो जाए। बट यू कैन ऑलवेज मेक सब हेडिंग्स इफ इट इज़ योर स्टाइल। दोनों एसेस में बनाओ, कोई इशू नहीं है ना। नहीं आपको लग रहा है, पर फोर्स सब हेडिंग्स नहीं बनानी कि यार कुछ तो बनाना ही है, ऐसे ही कर देते हैं। फिलोसफिकल एसे में है बट व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन, ऐसे करके। दूसरी बात, 2 इंपॉर्टेंट बातें बतानी है, एक रिलेटेड टू क्वेश्चंस, है ना। चलो पहले क्वेश्चंस वाली मैं बता देता हूँ कि काफ़ी लोग होते हैं कि वो ना, और दूसरा चलो मैं बताऊंगा मटेरियल का। सो क्वेश्चंस का ऐसे है, मैंने काफ़ी लोग देखे हैं, हाँ, और एक और है स्टेटमेंट का, ठीक है। ये 3 चीज़ें मेरे को बतानी थी क्योंकि मुझे लगता है ये भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातें हैं।
सो कई लोग बोलते हैं कि हम लोग ना स्टार्ट करते हैं, पहला पैराग्राफ लिखते हैं, फिर एग्जामिनर को क्वेश्चन कर देते हैं, बट व्हाई इज दिस टॉपिक लाइक दिस, ऐसे करके, या बीच बीच में हम क्वेश्चन पोज कर लेते हैं, बट डोंट डू वी नॉट थिंक दैट इट शुड हैपन लाइक दैट। तो ऐसे करके काफ़ी लोग जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस पोज करते हैं। देखो क्वेश्चंस आप पोज करो, बट इतने भी ज़्यादा ना करो कि एग्जामिनर को लगे कि यार ये तो मुझसे ही पूछने लग गया। ठीक है, तो हम हर बात पे कोई भी सब हेडिंग क्रिएट करने के लिए हम लोग क्वेश्चन नहीं पोज करेंगे, है ना, रादर हम लोग कर लेंगे। और बॉडी के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमने, जैसे मैंने बताया ना, पॉलिटिकल है और इकोनॉमिक है, तो इनके बीच की इंटरलिंकिंग, तो ये जो इंटरलिंकिंग है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बढ़िया सी इंटरलिंकिंग के बिना आपके एस्से की कोई बात नहीं बनेगी। आपने उसके ऊपर पॉइंट्स फेंकने नहीं है, रादर वी हैव टू इंटरलिंक दोज पॉइंट्स एंड दैट शुड बी अ स्मूथ ट्रांजिशन। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, इट वुड बी लाइक कि मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ विमेन को इलेक्शंस में ऐसे ऐसे इश्यूज आते हैं, या वो इतना टर्न आउट नहीं आ पा रहा है ड्यू टू ये रीजंस, बट दिस प्रॉब्लम इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू द पॉलिटिकल विंग, बट इट एक्स्ट्रापोलेट्स टू द सोशल एस्पेक्ट एज वेल। तो अब मैंने ये भी बता दिया कि जो मैं पैराग्राफ लिख रहा था वो पॉलिटिकल था, और मैंने ये भी बता दिया कि अगला हम सोशल की तरफ जा रहे हैं। अब अगले पैराग्राफ में मैं सोशल वर्ड कहीं लिखूंगा ही नहीं, मैंने बता दिया कि भाई अगला अब सोशल का आने वाला है, तो उसको पता ही चल गया। फिर अगले ने बता दिया कि हाँ वीमेन फेस प्रॉब्लम्स एट होम एज वेल एज एट द वर्क प्लेस, तो अब मैं सोशल प्रॉब्लम्स पे आ गया हूँ, है ना। सो मैंने एक स्मूथ सा ट्रांजिशन करा है जहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि ये बात है। किसी किसी में मुझे लगा जहाँ पे नहीं जरूरत है इंटरलिंकिंग की, वहाँ नहीं भी करी, या मैं ट्राई करता था कि अपना जो पॉइंट उस इंटरलिंकिंग वाले पॉइंट से ना लिंक हो सकता है उसको मैं लास्ट में रखूंगा, और फिर अगला स्टेटमेंट जैसे इन्वायरमेंट का कर दिया, है ना। तो हमें इंटरलिंकिंग करनी है, और ये इंटरलिंकिंग कैसे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी, है ना। एसेज लिखो, थोड़े से इस अप्रोच को फॉलो करके लिखो, सो आई एम प्रीटी श्योर इंटरलिंकिंग काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। इट टेक्स टाइम, टॉपर्स कॉपीज पढ़ो अच्छे से, है ना, तो है ना, उससे काम बनेगा असली। सो ये थी क्वेश्चन वाली बात कि हम लोग लिख सकते हैं, बट हम इतने ज़्यादा नहीं पोज करेंगे कि एग्जामिनर को मज़ा ना आए, ठीक है, और हर चीज़ पे नहीं करेंगे। दूसरा है मटेरियल हमारे पास ऐसे के लिए कहाँ से आएगा। मटेरियल देखो इकट्ठा नहीं करना हमने, कि हमने जीएस पढ़ा है तो हमें आता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक बात है कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने अनुदीप दुरी शेट्टी सर का ब्लॉग पढ़ा था, है ना, ऑनलाइन है, आप उसे पढ़ सकते हो एस्से का। सो इट वाज वेरी ग्रेट। उसके अंदर उन्होंने कुछ कुछ ऐसे सब हेडिंग्स भी बता रखी थी, है ना, जैसे साइबर सिक्योरिटी, या है ना या हम बोलते हैं इंटरनेट की बात कर लें, या सोशल मीडिया की बात कर लें, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लें, है ना, एआई, बोलेंगे प्रॉमिस और पेरिल, है ना, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, अ डबल एज स्वॉर्ड। तो ऐसे करके उन्होंने काफ़ी सब हेडिंग्स दी हुई हैं, सो दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। आप उनको ऊपर बिल्डअप करके और एक्सपेरिमेंट करके क्रिएटिवली नई सब हेडिंग्स भी बना सकते हो, बट दैट इज़ अ वेरी गुड टेम्पलेट कि हाउ वी शुड गो अबाउट अर ऐसे, कि है ना सब हेडिंग्स कैसे क्रिएट करनी है। फिर उसके बाद उन्होंने अपने ब्लॉग में दिए हुए हैं कि हेल्थ का ये टेम्पलेट है, एजुकेशन का ये है, टेक्नोलॉजी का ये है, इन्वायरमेंट का ये है। तो उसके अंदर उन्होंने कुछ एनेक्डोट स्टोरीज भी डाले हुए हैं, उन्होंने कोट्स भी डाले हुए हैं, उन्होंने संस्कृत कोट्स भी डाले हुए हैं, है ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी डाले हुए हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन अपडेट दोज फैक्ट्स एंड फिगर्स, है ना, कि कितने कितने हैं, थोड़े से जितने भी बढ़ गए हैं, हम उन पॉइंट्स को एक टेम्पलेट पॉइंट की तरह रख सकते हैं, है ना, और उनके ऊपर हम लोग और बिल्डअप ऑन कर सकते हैं। सो उसका वो रोल रहता है हमारे लिए, ठीक है। तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि अब टेक्निकल एसेस क्योंकि इतने आते नहीं कि हेल्थ पे ऐसे आ जाए, बट एट द सेम टाइम दोज पॉइंट्स आर यूजफुल, कि जब हम अपने एसे के अंदर हेल्थ का कोई डायमेंशन चलाने लगे हैं तो हम लोग वो वाले पॉइंट्स वहाँ से उठा के हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये इसका अल्टीमेट बेनिफिट रहता है। तो यहाँ से हम मटीरियल इकट्ठा करेंगे। इसके अलावा हम लोग टॉपर्स कॉपीज पढ़ेंगे, टॉपर्स ने जो एग्जाम्पल यूज़ किए हैं उनको यूज़ करेंगे, जो उनका अप्रोच रहा है, जो कोट लिखा है, जो एनेक्डोट लिखा है, वो उठा लो वहाँ से और यूज़ कर लो। उसके अलावा हम लोग जो अपना एथिक्स का पेपर पढ़ते हैं उसके अंदर सिविल सर्वेंट्स की एग्जाम्पल याद करेंगे, नेट से इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कोट्स जो है हम लोग सब्जेक्ट वाइज इकट्ठे कर सकते हैं, पिछले साल के PYQs उठाओ, उनके एस्से से रिलेटेड आपको लगता है कि कौन से थीम पे हम लोग कोट लिख सकते हैं, वो वाले नेट पे सर्च कर लो, आपको हज़ारों कोट्स मिल जाएंगे, उनमें से कोई भी मर्जी के 3-4 अपने लिख लेना एक एक टॉपिक के, है ना। टोटल हम लोग 10-15 कोट्स याद करेंगे, और कोट सिर्फ एस्से में ही नहीं काम आएंगे, हम लोग GS4 की कंक्लूजन भी कोट से कर सकते हैं, हम लोग GS2 की कंक्लूजन भी कोट से कर सकते हैं, ठीक है। सो ये इनके मल्टीपल यूजेस होते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल पेपर्स आर इंटरलिंक्ड टुगेदर, किसी का भी मटेरियल किसी में भी डालो बट इट शुड बी रेलेवेंट, ठीक है। तो ये वाली बात आ जाती है। फिर मटेरियल हो गया, फिर एक है स्टेटमेंट। बीच में ना वो आता है काफ़ी कि लोग बोलते हैं कि इन दिस एसे वी विल बी डिस्कसिंग फर्स्ट ये, देन वी विल गो ऑन टू दिस एंड अल्टीमेटली वी विल कंक्लूड विद दिस। ठीक है, हम वो लिख सकते हैं। मैं पर्सनली नहीं लिखता था, क्योंकि मुझे लगता था कि यार अगर मैंने उसको एग्जामिनर को पहले ही बता दिया मैं इससे मैं क्या बात करने वाला हूँ, तो बोलेगा हाँ चलो इसने यही बात करनी है, कोई नहीं, लेट्स गेम इट,
है ना, व्हील स्कीम में 40 नंबर दे देते हैं, वापस आगे जाते हैं। तो नहीं, हमें तो ज़्यादा मार्क्स चाहिए, तो हम लोग बताएंगे ही नहीं। वी विल लेट द एग्जामिनर एक्सप्लोर, वी विल लेट द एग्जामिनर ऑर्गेनिकली रीड माई एस्से एंड देन ही विल कम टू नो कि व्हाट आई वांट टू से। तो ये वाली बात है। सो मुझे लगता है ना कि ये 3 चीज़ें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस हमने कितने करने हैं, मटेरियल हमने कहाँ से इकट्ठा करना है। क्योंकि द मेन ट्रबल जो मुझे लगता है इसके अंदर होती है कि हमारा मटेरियल कंसोलिडेटेड नहीं होता है, मटेरियल इकट्ठा नहीं होता है। उसको एक जगह कंसोलिडेट करो, इकट्ठा करो, रखो। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एस्से के अंदर ऐसा नहीं है कि नॉलेज डेफिसिट आएगा। अगेन इट इज़ ऑल अबाउट जनरेटिंग एज मेनी पॉइंट्स, एज मेनी डायमेंशंस एज यू कैन। ठीक है, सो ये हमारा एस्से का था, ओवरऑल इंट्रो का, है ना, बॉडी का एंड कंक्लूजन का। इसके अलावा एक और चीज़, जैसे हमने बात कर ली कि बॉडी को कैसे प्रेजेंट करना है, बॉडी की सब हेडिंग्स हमने कैसे करनी है ना। अब जैसे मेरे को भी अगर कभी डायमेंशन नहीं क्लिक हो रहे वहाँ पे, है ना, तो मैं दोबारा से अपना रीथिंक करने वापस मैं चला जाता था रफ शीट पे, है ना, वापस वहाँ पे देख रहा हूँ यार अब कौन सा डायमेंशन जनरेट किया है। ऑलवेज ट्राई मैं करता था कि हिस्टोरिकल कंपोनेंट से पहले शुरू करूँगा एंड देन आई विल गो फॉर द नेक्स्ट वंस। एंड अल्टीमेटली साइंस एंड टेक और जो न्यू फॉरवर्ड लुकिंग वाली टेक्नोलॉजीज या कुछ है तो उस पर मैं बाद में आता था, है ना। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, ये वाले डायमेंशन बीच बीच में आ जाते थे। अब हर एक जो हमारे हैं उसके हम लोग प्रोज एंड कॉन्स लिखेंगे। अब उसकी भी 2 तरीके थे, मैं आपको बता रहा था। एक तो था कि आपका पहले पूरा चैलेंजेस वाला पार्ट हो, फिर आपको सोल्यूशंस वाला पार्ट हो। बट आप डायमेंशन भी चल सकते हो कि पहले पॉलिटिकल डायमेंशन कर लिया, उसके पहले कॉन्स बता दिए थे, फिर उसके हमने प्रोज बता दिए थे। अगेन एस्से के अंदर लिबरली हम लोग एग्जाम्पल्स यूज़ करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स के, कमिटीज़ के, है ना, सिविल सर्वेंट्स के, या रेलेवेंट जो भी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज़ हैं। हम लोग फिलोसफिकल थिंकर्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा ओवरली, है ना, हम लोग पुश नहीं करेंगे या बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल थिंकर्स नहीं डालेंगे, क्योंकि वो कई बार ना उनको पता चल जाता है कि यार ये तो लग रहा है PSIR का बच्चा है, तो इसको लगता है बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल थिंकर्स आते हैं तो इसने डाल दिए हैं। तो एस्से के नंबर भी कम आते हैं, क्योंकि एस्से वो मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरी थिंकिंग का पढ़ना चाहता है, वो किसी और की थिंकिंग का नहीं पढ़ना चाहता। अगर आप लिखो एज पर सॉक्रेट्स इस टॉपिक का ये मतलब है, ठीक है, एक बार आपने लिख दिया। बट अगर अगला आप लिख दो बट एज पर एरिस्टोटल ये वाली बात थी, तो बोलेगा कि ये तो इनके हिसाब से बातें होगी, आपके हिसाब की कहाँ पे। ठीक है, सो जनरली मैं क्या करता था कि लोग बोलते हैं कि आप एग्जाम्पल्स तो बहुत लिखते हो, ठीक है, बट क्या आप एग्जाम्पल्स के थ्रू पहले एग्जाम्पल की केस स्टडी जस्टिफाई करते थे और फिर अपना पॉइंट रखते थे, कि आप अदर वे राउंड करते थे, है ना, कि मैंने एग्जाम्पल अगर मैं लिख रहा हूँ किसी IAS का, तो मैं बोलूँ कि हाँ नहीं नहीं, बीच में केस स्टडी डाल दी कि ये वाले IAS ने ऐसे ऐसे ये किया था। नहीं तो इसके अंदर क्या होता है, मैं पहले अपनी लाइन लिखूंगा जो मेरे को लगता है कि हाँ हमें इस एस्से से रिलेटेड ऐसी ऐसी बात करनी चाहिए। एग्जाम्पल, इंडियाज पंचामृत। अब हम इसमें ये नहीं लिखेंगे कि एट द COP26 इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री इट हैज साइंड अ प्लेज दैट इट विल गो ग्लोबल जीरो बाय ये ऐसे वैसे। पूरी स्टोरी पंचामृत की थोड़ी हमने बतानी है, पंचामृत भी बताने लगे, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग बताएंगे कि हाँ जैसे इंडिया जो है उसकी एथिकल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि वो एक ग्लोबल पावर की तरह इमर्ज कर रहा है, कि उसको भी इन्वायरमेंटल इश्यूज को अपने दायरे में लेना चाहिए, है ना। इट इज एक्टिंग एज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पावर, जबकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है कि वो डेवलपिंग कंट्री है, इट कैन इजीली शाई अवे फ्रॉम दैट फैक्ट, बट इट इज नॉट। एग्जाम्पल, इंडियाज पंचामृत, है ना। सो हमने अपनी ये वाली बात लिख के कह दी। वी हैव टू ट्रस्ट द एग्जामिनर कि उसको एग्जाम्पल पता हो। अगर उसको एग्जाम्पल नहीं पता, वी हैव टू ट्रस्ट कि वो मान जाएगा कि एग्जाम्पल ठीक है। फिर वी हैव टू ट्रस्ट कि अगर एग्जामिनर को फिर भी नहीं अच्छा लगा पॉइंट, वो नेट पे सर्च करके देख लेगा कि ये पॉइंट ठीक है, तो ठीक है, हमारा तो ठीक ही पॉइंट है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जेनेरिक लाइन फॉलोड बाय वेरी गुड एग्जाम्पल सब्सटैंशिएट्स योर पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल्स अपने अच्छे रखेंगे, क्रिस्प रखेंगे, कि हाँ 2 वर्डेड एग्जाम्पल डाल दिया एक लंबी सी 3 लाइन के बाद, कि हाँ ये वाली बात मैं कहना चाहता था इसके थ्रू, बिकॉज हमारा उसके अंदर का जो पर्सपेक्टिव है वो ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि हम लोग क्या लिख रहे हैं, एंड देन वी विल जस्ट सब्सटैंशिएट आवर पॉइंट विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, सो ये वाली बात है हमारी। सो ओवरऑल आई थिंक दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन एन एसे, है ना। अगर इसके अंदर आपको कोई भी डाउट्स क्वेरीज है, यू कैन ऑलवेज आस्क, है ना, कभी भी मेरे से पूछ सकते हो, है ना। आप यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, है ना, जो कि आदित्य शर्मा के नाम से होगा, है ना, डॉक्टर आदित्य शर्मा के नाम से, है ना। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरे को वहाँ पे आप मैसेज भेज सकते हो, है ना, डॉक्टर आदित्य IAS के नाम से इंस्टाग्राम है मेरा। सो आप किसी भी फॉर्म में करो, मैं अपने टेलीग्राम पे अपने मैंने पेपर्स शेयर करे हुए हैं, अपने एसेज भी मैं शेयर कर दूंगा, है ना। सो आई थिंक दैट विल बी यूजफुल फॉर एवरीवन। उसके अलावा यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने एसे की जो बात करी है, मैं एक बार आपको ब्रीफली समराइज कर देता हूँ क्विकली,
है ना, क्योंकि मुझे पता है कई बार लंबे सेशंस में, वैसे तो आई ट्राई टू कीप इट एज क्रिस्प एंड कंसाइज एज पॉसिबल, ऐसे के 2-2 3-3 घंटे के भी वीडियोस होते हैं, बट मेरे को था कि नहीं, जितना ज़रूरी है उतना ही बताएंगे, ठीक है। सो वी स्टार्टेड ऑफ विद द इंट्रोडक्शन। आइडियल एसे मेरे लिए, ये मैं समराइज कर देता हूँ, मेरे लिए आइडियल एसे क्या है। एनेक्डोट बेस्ड इंट्रोडक्शन है ना, अच्छे से स्टोरी बिल्ड की गई है, मे बी करंट अफेयर्स एडेड है उसके अंदर कुछ फिक्शनल से, है ना, और यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया एनेक्डोट फर्स्ट 1.25 पेजेस में। उसके बाद वी हैव स्टार्टेड ऑफ विद आवर बॉडी, बढ़िया, यहाँ से हम लोग आ गए हैं। फिर उसके बाद हम लोग गए हैं, हमने अपने डायमेंशंस बहुत अच्छे से जनरेट करे हैं, सारे 8 के 8 डायमेंशन जो है बढ़िया उन पर डिस्कशन करी है ना, उनके एग्जाम्पल्स बहुत डाले हैं, प्रोज कॉन्स उनके पूरे बताए हैं ठीक है। और उसके बाद फाइनली हम लोगों ने अपना कंक्लूजन करा है, जहाँ अपने स्टार्टिंग वाले एनेक्डोट से हमने अपने कंक्लूजन को लिंक करा है, एंड में हमने कोट लिख दिया है या हमने कोई पोएम लिख दी है, और यहाँ पे हमने बढ़िया सा वे फॉरवर्ड विद जो सोल्यूशंस हमने पीछे बात करी है, सोल्यूशंस के बाद हम वे फॉरवर्ड पे आगे कि इंडिया उसमें कैसे काम अच्छा कर सकता है, वी एज एन इंडिविजुअल कैसे कर सकते हैं, एज अ सोसाइटी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज आई थिंक अ मॉडल एसे दैट शुड वर्क आउट। मैं याद रखना, मैं अपना कोई अगर मॉडल ऐसे कहीं पे आता है या शेयर करता हूँ, हर एक में कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन इन द एक्सपेरिमेंटल फेज। कुछ एसेज में मैं स्टार्टिंग में पोएम लिख देता था जब स्टार्ट कर रहा था कि हाँ यार स्टार्टिंग में ऐसे में पोएम लिख के देखते हैं क्या होता है, एंडिंग में पोएम लिख रहा हूँ, बीच में एनेक्डोट डाल रहा हूँ, तो मैं काफ़ी कुछ वेरिएशन करता रहता था अपनी ग्रोथ के लिए, है ना, देखने के लिए कि कैसे करना है। यू कैन ऑल्सो फ्रीली एक्सपेरिमेंट, फ्रीली गो ऑन, अल्टीमेटली जो भी आपको अप्रोच फॉलो करनी है, इट इज़ टोटली योर चॉइस। ऐसे इज़ वेरी डिस्क्रिप्टिव, इट इज़ वेरी डायनामिक, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, है ना, तो इसके अंदर हम अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी का काम करेंगे, बट यू हैव टू कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड कि स्टार्टिंग में कैसे हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, हमने स्टार्टिंग में कैसे अपने एसे के पेजेस काउंट करने हैं कितने हैं, उसके अंदर कोई मार्किंग लगा लेनी है, एसे का टॉपिक कैसे चूज करना है हमने, है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपेरेटिव बात भी आ जाती है, और हमने अपना एसे कैसे टाइमली ख़त्म करना है। सो आपको देख लेना है कि यार अपने 1.5 घंटे में पहला एसे तो ख़त्म हो जाना चाहिए, है ना, पर वो है कि दूसरे एसे की थोड़ी थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग तब तक हो गई होती है, तो 5 मिनट दूसरे की ब्रेनस्टॉर्मिंग में बच जाते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। सो 1:35 तक भी पहला एसे खत्म हो जाए, इट इज़ गुड। ऑल्सो रिमेंबर कि फर्स्ट टेस्ट से पहले कर लेना, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट से में हम फ्रेश होते हैं, क्लियर होते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो एग्जामिनर जो है वो, है ना, उस एसे के बेसिस पे चेक करके आपके नेक्स्ट एसे पे आएगा। तो आपको अगर अच्छा एसे हुआ है तो ही वुड बी वेरी इम्प्रेस्ड कि अच्छा लिखा है यार, तो दूसरा एसे भी अच्छा ही होगा, थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देगा कि चलो यार सेकंड एसे तक आते थे, थोड़ा हो गया, पर लड़का अच्छा, तो ये वाली बात होती है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर एसे, है ना। अब इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी डिस्कसिंग जो 2022 का पेपर हुआ था इस बार का, उसके अंदर मैंने कौन से 2 टॉपिक्स चूज़ करे हैं, उसका इंट्रो, उसका बॉडी, उसका कंक्लूजन, मैंने क्या सोच के क्या लिखा था, है ना। एग्जैक्टली तो ऐसे नहीं होगा कि पूरा ऐसे ही मैंने लिखा हुआ है और मैं आपको समझाऊंगा, बट मैं आपको अच्छे से एनेक्डोट स्टार्टिंग का बताऊंगा, बॉडी की डायमेंशंस की एग्जांपल्स दूंगा, कंक्लूजन में मैंने क्या करा था वो बताऊंगा, है ना। एंड देन आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा कोई मॉडल इससे मैंने लिखा हुआ है 1-2, मैं बताऊंगा कि उसके अंदर कैसे, जो मैंने 1 दिन पहले ही आपको बताया ना, मैंने ऐसे लिखे थे, मैंने 1 दिन पहले 2 ऐसे लिखे थे जाने से पहले ऐसे के पेपर में, सो दे वर द क्लोजेस्ट जो मैंने फाइनल ऐसे लिखा है। सो हम उन दोनों को भी अच्छे से देख के डिस्कस करेंगे, तो आपको उससे क्लैरिटी आएगी कि जो मैं इंटरलिंकिंग की बात कर रहा हूँ या जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कितना ज़्यादा तक हो पाया है डायमेंशन जनरेशन, या कितना ज़्यादा पर्सपेक्टिव बेस्ड है, कितना ज़्यादा क्रोनोलॉजिकल है, वो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना ज़्यादा हम लोग इसमें लिवरेज या लिबर्टी ले सकते हैं ऐसे लिखने में।